पेपर पे चलते हैं भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए आप लोग, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, मैं विथ आंसर आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा, एनालाइज कीजिए कैसा पेपर आता है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन का, इनमें से कौन पराग कण में पाए जाते हैं? बताइए इनमें से कौन है जो पराग कण में पाए जाते हैं? तो देखिए दो नर युग्मक आपके पराग कण में पाए जाते हैं। आपको पता है पराग कण जो है ये पुष्प में नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है, और पराग कण में दो नर युग्मक होते हैं। मैंने आपको जब बताया था दोहरा निषेचन, तो पराग कण के दो नर युग्मक गए थे भ्रूण कोश की सहायता से, वो जाकर मिले थे, ठीक है, अंड कोशिका से, मतलब ध्रुवीय केंद्रक से और अंड कोशिका से, ठीक है, मैंने बताया था। तो दो नर युग्मक पाए जाते हैं। खा है, एक पराग कोश में परागधानियों की संख्या कितनी होती है, यानी कि जो पराग कोश होता है उसमें कितनी परागधानियां होती हैं? ए है 4, बी है 2, सी है 1, डी है 8। भैया 4 परागधानियां होती हैं एक पराग कोश में। आपको हिंदी में भी दिया रहेगा, साइड में इंग्लिश में भी पेपर आपका दिया रहेगा, इस साइड में आप देख सकते हैं। देखो इंग्लिश में भी वही चीज दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, गा वाला, जौ के 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए? अगर आपको जौ के 200 दाने बनाने हैं तो कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए? देखिए 100 दाने बनाने हैं तो आपको 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो अगर 200 बनाने हैं भैया तो 125 का 2 गुना कर दो, 250 आ जाएगा, यानी कि 250, 250। घा देखो, जन्मजात उपापचयी त्रुटि है, इसमें से कौन सी त्रुटि है, कौन सा रोग है जो जन्मजात उपापचयी रोग है? ए है फिनाइल कीटोन्यूरिया, बी है वर्णांधता, सी है हीमोफीलिया, डी है अरक्तता। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है ये जन्मजात उपापचयी रोग है, ये आपको ध्यान में रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं भाई, पेज पलटना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना, जैसे आपको आगे बढ़ना तो स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। निश्चित उत्तरीय प्रश्न, नाम तो आप पहली बार सुन रहे होंगे, निश्चित उत्तरीय प्रश्न बट हाँ होते हैं। देखो ध्यान से समझो, डेफिनेट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। देखो का है, टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। ऐसे सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए जो टाइफाइड बुखार को उत्पन्न करते हैं, एक नंबर मिलेगा। एक लाइन में आंसर दीजिए। देखिए का, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी जो होता है ये टाइफाइड बुखार को उत्पन्न करता है, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। खा देखिए, जीवाणु कोशिका में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? तो लिख दीजिए ऐसे सीधा सीधा, जीवाणु कोशिका में अपूर्ण केंद्रक पाया जाता है जिसे आरंभिक केंद्रक कहते हैं। विद सॉल्यूशन में आपको दे रहा हूं, आप लोग बस फुल सपोर्ट बनाए रखें, इस वीडियो को लाइव करते हुए चलेंगे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे ही मैं आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा, जब तक आपको टॉपर नहीं बनाएंगे हम नहीं छोड़ेंगे। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, धीरे धीरे करके हम सबको कवर करेंगे, ठीक है। गा देखिए, मांसल फल का एक नामांकित चित्र बनाइए। बताइए मांसल फल क्या होता है? जैसे आपका आम है उसका एक छोटा सा चित्र बना देना, काम खत्म। एक नंबर में और क्या लोगे, ठीक है। घा देखिए, पर परागण से लाभ का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। मतलब पर परागण से लाभ क्या है? देखिए मैंने आपको परागण पढ़ाया, लेकिन पर परागण जो है परागण का ही प्रकार है, तो इससे लाभ क्या होता है? देखो पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल बड़े एवं स्वादिष्ट होते हैं तथा इनमें बीजों की संख्या अधिक होती है। दूसरा, अनेक नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। पर परागण के द्वारा अनेक नई प्रजातियों की भी उत्पत्ति होती है, और जो पर परागण के द्वारा जो पुष्प बनते हैं, वो फल बनने वाले जो फल हैं वो बड़े स्वादिष्ट होते हैं, बड़े और स्वादिष्ट होते हैं, और इनमें बीजों की संख्या भी अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगा नंबर, जैव विविधता तप्त स्थल क्या है? व्हाट इज हॉट स्पॉट? तप्त स्थल, देखो तप्त स्थल क्या होता है, एक एक नंबर में छोटा छोटा लिखना है, वन लाइनर क्वेश्चन। वो भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में होती है तप्त स्थल कहलाता है। यानी कि जहां पर जैव विविधता संकट में होती है उस स्थल को हम तप्त स्थल बोलते हैं, ठीक है, सिंपल सा है। जैसे एग्जाम्पल, हिमालय, इंडोवर्मा तथा पश्चिमी घाट भारत में स्थित प्रमुख तप्त स्थल हैं। यानी कि भारत में हमारे हिमालय, पूर्वी हिमालय जो है, इंडोवर्मा तथा पश्चिमी घाट, ये भारत में स्थित तप्त स्थल है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक एक नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर में इतना ही मिलेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर जो 2-2 नंबर के रहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इनको भी कवर करेंगे भाई, सबको हम कवर करेंगे, टेंशन मत लीजिए, सबका आंसर बताएंगे
बस आप लोग सपोर्ट बना रखे। देखिए तीसरे का पराग कोश के परागकण किससे भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि जो पराग कोश में जो पराग कण होते हैं वो किससे भोजन प्राप्त करते हैं, तो देखिए वो जो है टैपिटम से भोजन प्राप्त करते हैं। मैंने आपको बताया था टैपिटम जो है ये परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है जो पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। पोषण का मतलब भोजन, ठीक है, कोई आपका पालन पोषण कर रहा है यानी कि आपको सारी सुख सुविधाएं दे रहा है जिसमें आपको भोजन भी मिल रहा है। देखो एमनियोसिंथेसिस पर टिप्पणी कीजिए, 2 नंबर ऐसे लिख दीजिए, भ्रूण के लिंग तथा भ्रूण के जन्मजात विकारों यानी कि रोग का पता लगाने की विधि को एमनियोसिंथेसिस कहते हैं। एमनियोसिंथेसिस को हम हिंदी में उल्ब भेदन कहते हैं और ये टॉपिक मैंने आपको डीपली पढ़ा रखा है जब मैं आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस को पढ़ा रहा था, ठीक है। तो एमनियोसिंथेसिस क्या होता है, मतलब भ्रूण के लिंग, भ्रूण मेल है या फीमेल है, ठीक है, उसके लिंग, भ्रूण के जन्मजात विकार यानी कि उसमें कोई रोग तो नहीं है, उसका पता लगाने की विधि जो होती है उसी को एमनियोसिंथेसिस बोलते हैं, उल्ब भेदन। और ये हमारे इंडिया में बैंड है क्योंकि इसका लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। इसको क्यों लागू किया गया था, ताकि लोग अपने बच्चों में कोई जन्मजात रोग तो नहीं है, कोई विकार तो नहीं है, उसको पता लगा सकें। लेकिन इसका जो है यूज उल्टा हो रहा है, लोग मेल या फीमेल पद का पता लगाने में इसका यूज कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, इसीलिए इसको बैन किया गया। देखिए असली ट्रू फल तथा नकली फॉल्स फल में अंतर लिखिए, मतलब असली फल और नकली फल में अंतर लिखिए भाई, ये ट्रू फॉल्स है, ठीक है। देखो असली फल केवल अंडाशय से बनते हैं, असली फल जो होंगे वो अंडाशय से बनेंगे, जबकि नकली फल अंडाशय के अलावा पुष्प के दूसरे भाग से भी बनते हैं। असली फल जैसे आपका आम, बादाम, ये सब अंडाशय से बनते हैं भाई, असली फल है। नकली फल में टमाटर, अमरूद, ये अंडाशय से नहीं और भी कई प्रकार से बनते हैं, तो ये आपका नकली फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घा वाला, असंग जननता एपोमिक्सिस को परिभाषित कीजिए, 2 नंबर। देखो क्या है असंग जनन, मैं थोड़ा सा डीपली बताता हूं। देखो कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते, मतलब कभी कभी होता है कि पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते तथा इनकी अनुपस्थिति में नए पौधों का निर्माण हो जाता है। मतलब बिना युग्मक संलयन के, बिना निषेचन के और बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही पौधे का निर्माण जो होता है, इसी प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। मतलब बिना युग्मक संलयन, बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही पौधे का निर्माण हो जाए, इसी प्रक्रिया को हम असंग जनन बोलते हैं। आगे देखिए, इसकी खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। असंग जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, जैसे इतना बड़ा नहीं लिखना, छोटा सा लिखना। कायिक जनन, इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता, किसी कलिका से जो तने अथवा पत्ती के ऊपर उत्पन्न होती है एक नया पौधा जन्म लेता है, जैसे गन्ना, आलू। गन्ना और आलू को आप देखते होंगे, इसमें बीज नहीं बोया जाता, मतलब जो पेड़ होता है उसी में जो है छोटे छोटे अंकुर होते हैं, उसकी सहायता से वो पौधे जन्म लेते हैं। अनिषेक बीजता भी है। लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण, इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है, परंतु बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते। बस आप इतना याद रखिएगा कि बिना निषेचन और बिना अर्धसूत्री विभाजन के पौधों के निर्माण की प्रक्रिया को हम असंग जनन कहते हैं। ना तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, ना तो युग्मक संलयन होगा, इस प्रक्रिया को हम असंग जनन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगा नंबर देखो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रिपेयर करके ही जाइएगा। बहुभ्रूणता की परिभाषा लिखिए। बहुभ्रूणता क्या है, तो देखिए क्वेश्चन है कि बहुभ्रूणता की परिभाषा लिखिए। नाम से स्पष्ट है बहुभ्रूणता, इसका मतलब क्या होगा। देखो भाई क्या है, नाम से स्पष्ट है, एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। मतलब एक से ज्यादा भ्रूण का उत्पन्न होना ही बहुभ्रूणता कहलाता है। हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं पॉलेम्ब्रियोनी इसको बोलते हैं बहुभ्रूणता को। तो देखो एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। मतलब एक ही बीजांड या एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाए तो इसको बहुभ्रूणता कहते हैं। अनावृत बीजी पौधों में यह सामान्य घटना है, मतलब अनावृत बीजी पौधे जो है उनमें ये सामान्य घटना है, कॉमन घटना है, परंतु आवृत बीजी पौधों में काफी कम पाई जाती है। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान लुइवेनहॉक ने सन 1971 में संतरे के बीज में की थी। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है बहुभ्रूणता की खोज किसने की, तो एंटोनी वान लुइवेनहॉक ने की सन 1791 में, वो भी संतरे के बीजों में की थी, क्योंकि संतरे के बीज में आप देखेंगे बहुभ्रूणता दिखाई देता है, क्योंकि एक ही बीजांड में
या एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होता है। उसमें संतरे में कितने बीज होते हैं? यद्यपि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, परंतु इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर पौधों की अगली पीढ़ी को जन्म देता है। बस ये आपका है बहुभ्रूणता, मतलब एक बीजांड या एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, हम हैं आपके साथ, हम हैं तो क्या गम है। अभी सारे क्वेश्चन हम बताएंगे, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नॉट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब ये 3-3 नंबर का रहेगा। देखो, मनुष्य के शुक्र का नामांकित चित्र बनाइए। जो हमारे अंदर स्पर्म पाए जाते हैं, मेल्स के अंदर मैं बात कर रहा हूं, जो स्पर्म पाए जाते हैं, शुक्राणु जिसको बोलते हैं, उसका चित्र बनाना है। अब यहां पे चित्र हम बनाएंगे नहीं, आपको बुक से देखकर अच्छे से बना लेना, उसका आप लोगों को प्रिपरेशन कर लेना है। जैसे इसमें कुछ चित्र हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्राक कोश की संरचना, मनुष्य के शुक्राणु का चित्र, स्त्री जनन तंत्र का चित्र, पुरुष जनन तंत्र का चित्र, ये सारी चीजें आप बना लीजिएगा क्योंकि ये फिगर्स आते हैं। देखिए, युवा पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का एक नामांकित चित्र बनाइए। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर का क्वेश्चन है, मतलब जो युवा पराग कोश, परिपक्व पराग कोश है, उसके अनुप्रस्थ काट का एक नामांकित चित्र आपको बनाना है। देखिए, मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए। देखिए, अगर आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे, मतलब लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन लाऊंगा। इसका ही नहीं, मैं पूरे बुक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आऊंगा, बस आप लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए। देखिए, परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। परिवार नियोजन कैसे कर सकते हैं, चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। जनन स्वास्थ्य का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। तो 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन हो गए लघु उत्तरीय में। अब चौथा क्वेश्चन जो है ये भी आपका 3-3 नंबर का ही है और ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न है। बायोलॉजी में लघु उत्तरीय प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो, डीएनए अंगुली छापी का एक विवरण दीजिए। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का आपको एक विवरण देना है। देखिए, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा हम बहुत सारी चीजों का पता लगा सकते हैं, कौन किसका पिता है, कौन किसका बेटा है, सबका हम डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा सब कुछ पता लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई बेटा अपने पिता से खो गया हो, 10-15 साल बाद मिला हो, तो भी हम पता लगा सकते हैं कि ये इसका बेटा है या इसके पिता है या नहीं। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो भी पकड़ा जाएगा क्योंकि साइंस बहुत आगे जा चुका है। ये सब टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, कमेंट करके बताइएगा। आप लोग पढ़े होंगे, हरित क्रांति किसानों के लिए लाभदायक है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। मतलब भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है और क्या हरित क्रांति किसानों के लिए लाभदायक है, उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। देखिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सारे क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही इजी है, आपको अच्छे से पढ़ना है। उठा लीजिए बुक, चैप्टर वाइज उन टॉपिक्स को ढूंढ लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक वीडियो बनाया था क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक का, 70 से 80 टॉपिक मैंने बताया था, उसको पढ़ लो। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। अगर पास होना है तो, अगर टॉपर बनना है तो आपको एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ेंगी, कुछ नहीं छोड़ना है। देखिए, जलीय पौधे अपने वातावरण के अनुकूल हैं, उदाहरण तथा चित्र की सहायता से समझाइए। तो यहां पे भी काखा गागा करके 4 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। देखो, जैव विविधता के मुख्य घटकों का नाम लिखिए तथा इसके संरक्षण के उपाय लिखिए। जैव विविधता के घटक कौन कौन से हैं और इसको संरक्षित कैसे कर सकते हैं, 3 नंबर, ठीक है। देखिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मनुष्य में आनुवंशिक विकार, मनुष्य में जो आनुवंशिक रोग होते हैं जैसे हीमोफीलिया, ठीक है, वर्णांता, ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। आनुवंशिक रोग क्या होते हैं, जो आनुवंशिक रूप से हमारे जनकों के द्वारा हमें दिए जाते हैं, यानी कि मिल जाते हैं, वही आनुवंशिक रोग होते हैं भाई, ठीक है। ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। दूसरा, सेंट्रल डोगमा, इस पर टिप्पणी करना है। देखिए, जैव उर्वरक किसे कहते हैं, खाद्य उत्पादन में इसकी भूमिका लिखिए। जैव उर्वरक क्या है, खाद्य उत्पादन में इसकी भूमिका क्या है, ये आपको लिखना है। आगे देखिए, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, 3 नंबर मिलेगा। 3 टॉपिक हैं, जैसे रेड डाटा बुक, परजीविता, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में दलहनी पौधों की भूमिका, ठीक है। तो इन तीनों में से किसी एक पर आपको टिप्पणी लिखना है जिस पर आपको आता हो। जैसे अगर आपको रेड डाटा बुक पर आता है, आप लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है, इसमें कुछ करना आपको है नहीं, ठीक है। इस पे आता है तो इस पे लिख सकते हैं, जो आपको आता है आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, विस्तृत उत्तरीय में अब हम लोग आते हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में देखो, गुरु बीजाणु जनन क्या है, आवृत बीजी पुष्प में युग्मनज से लेकर बीजांड बनने तक के विकास का वर्णन करो, 5 नंबर भैया। और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आपको
ऑप्शन मिलेंगे, अथवा लगा रहेगा। मतलब गुरु बीजाणु जनन क्या है, ठीक है, जो आपके पौधों में जो मेल गैमीट का जो निर्माण होता है गुरु बीजाणु जनन के द्वारा, वो क्या होता है ये आपको बताना। अथवा लगा है महिला के प्रजनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। महिला का जो प्रजनन तंत्र है उसका नामांकित चित्र बनाइए भैया, आपको नंबर दे दिया जाएगा। दोनों में से जो आपको पता है, मैंने बताया अभी आपको कि कुछ फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, मनुष्य का प्रजनन तंत्र और महिलाओं का प्रजनन तंत्र, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन, किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। द्विनिषेचन, वाहित मल उपचार, न्यूमोनिया की रोकथाम। तीनों में से किसी दो पर टिप्पणी लिखना। भाई द्विनिषेचन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब वर्तिकाग्र पर परागकण आते हैं तो उनमें दो नर युग्मक जाते हैं कहां, पराग नली की सहायता से अंडाशय भ्रूण कोश में जाते हैं। वहां पे क्या करते हैं, वो एक जो नर युग्मक है वो अंड कोशिका से मिलता है, ठीक है, और एक नर युग्मक जो है वो ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है। यहां पे 2 बार संलयन हुआ है, 2 बार निषेचन हुआ है, इसीलिए इस प्रक्रिया को ही हम द्विनिषेचन कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, आप लोग सर्च कर लीजिए क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा। क्यों नहीं देखते हो, गलती आपकी है। सारी चीजें मैं पढ़ाता हूं और अभी तो मैं इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे देखिए, नहीं पता तो अथवा लगा है। निम्नलिखित फलों में अंतर लिखिए। 5 नंबर, फली तथा लोमेंटम, या फिर दूसरा अष्टफल तथा भिदुर फल। भाई इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा अगर आपने चैप्टर्स को पढ़ा है, तो ये आपका हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 9 नंबर। देखो ये क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मनुष्य में निषेचन कैसे होता है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, हाउ टू फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। मनुष्य में निषेचन कैसे होता है, कैसे नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, शुक्राणु और अंडाणु, कैसे निषेचन होता है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। और सहज तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जो आपका मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर है, इसमें ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब सहज प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा दोनों को आपको बताना है, ठीक है। ये 5 नंबर 2.5 नंबर का रहेगा। मतलब इसमें टिप्पणी लिखने को काफी ज्यादा आता है, टिप्पणी आपको लिखना आना चाहिए। पेपर्स आपने देख लिया, कैसा पेपर आता है, कितना % आपको पता है, कमेंट कर दीजिएगा। अभी अथवा लगाए, नहीं पता तो ये कीजिए। आनुवांशिक कूट पर एक निबंध लिखिए। व्हाट इज जेनेटिकल कूट, आनुवांशिक कूट क्या होते हैं, इस पर आपको एक निबंध लिखना। मतलब बहुत बड़ा निबंध, 5, 6, 7 पेज का नहीं, छोटा सा 2-3 पेज का लिख दीजिएगा। अपने अकॉर्डिंग जैसे टाइमिंग रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको निबंध लिखना है। मतलब आनुवांशिक कूट पर एक निबंध लिखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन, तो इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा। यहीं पे हमारा पेपर ये फिनिश होगा, ठीक है। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए मैंने सारी चीजें आपको बताई। एक बार पेपर हम पुनः देखेंगे। देखो इसमें जो है आपका टोटल कितने क्वेश्चन थे, एक बार हम करेंगे। देखिए 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, काखा गाधा करके, ठीक है। उसके बाद में आपके ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो थे 1-1 नंबर वाले थे, कितने 2, 2, 4, 1, 5 क्वेश्चन, ठीक है। 2-2 नंबर वाले भी 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। यानी कि अगर देखा जाए मोटी मोटा तो आपका जो बायोलॉजी में जो लघु उत्तरीय प्रश्न है और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, सबसे ज्यादा नंबर के पूछे जाते हैं, उनको बिल्कुल से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो आज का ये क्लास कैसा लगा, देखो स्टूडेंट, अभी मैंने आपको पूरा पेपर बताया, कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताए, जितने भी टॉपिक है सबको मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, और पढ़ाता भी हूं मैं, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।